हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दीजिए अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानी सीमा से पूर्वोत्तर भेजी गई भारतीय सेना की 6 डिवीजन। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी कबूतर पकड़ा। जी हाँ दोस्तों, पंजे में पड़ा था छल्ला, लिखे हैं ये अंक। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे। और इसी बीच बताएंगे जहाँ पर इमरान खान ने कहा कि देश विदेशों में रची जा रही है मुझे मारने की साजिश, साधा सरकार पर डायरेक्ट निशाना। कहा अगर मैं मारा गया तो इंसाफ जरूर दिलाना। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और साथ में आपको बताएंगे जहां रशिया के खिलाफ युद्ध जीत सकती है यूक्रेन की सेना, नाटो चीफ का बहुत बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों। और साथ में आपको बताएंगे जहां पर लश्कर इस्लाम की बड़ी धमकी, जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को कहा घाटी छोड़ दे या कश्मीरी पंडित मरने को तैयार रहे। जी हाँ दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर केंद्रीय मंत्री ने इशारों में मनसा कर दिया साफ। नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी के इस नेता को बताया बिहार का मुख्यमंत्री। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानी सीमा से पूर्वोत्तर भेजी गई भारतीय सेना की 6 डिवीजन। जी हां, देश की उत्तरी सीमा पर चीन की तरफ से किसी भी तरह के दुस्साहस का दुगनी मजबूती के साथ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पूरा बंदोबस्त किया है। चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा बोले तेलेसी पर सेना ने अपनी अतिरिक्त 6 डिवीजन तैनात की है। एक डिवीजन में लगभग 18,000 जवान होते हैं। इसके लिए सैनिकों को कुछ दूसरे अहम मोर्चों से बुलाया गया है दोस्तों, खासकर ऐसे सैनिकों को जिन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने में महारत हासिल है। इनमें लद्दाख में पाकिस्तान के मोर्चे पर तैनात जवानों से लेकर पूर्वोत्तर में आतंकवाद रोधी अभियानों में जुटी सैनिक शामिल है। जी हाँ दोस्तों, 2 साल पहले उत्तरी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों में तनाव बना हुआ है दोस्तों। ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर आ रही थी दोस्तों, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है दोस्तों भारतीय सेनाओं को लेकर। ऐसे में दोस्तों इन सभी 6 डिवीजन को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में। और जय हिंद जय भारत कहना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी कबूतर पकड़ा दोस्तों। पंजे में पड़ा था छल्ला जिस पर लिखे थे ये अंक। दरअसल भारत पाकिस्तान सीमा पर शनिवार को बीएसएफ जवानों ने उड़ते एक पाकिस्तानी कबूतर को पकड़ा है दोस्तों। इसके पंखों पर पीला रंग लगा हुआ है और पंजे में एक लाल रंग का छल्ला पड़ा है। इस पर 031846928885 नंबर लिखा हुआ है दोस्तों। तो उधर बीएसएफ जवानों ने कबूतर को जीव विभाग को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ के सेक्टर गुरदासपुर के तहत आती 89 बटालियन की बीओपी मेतला पर जवानों ने सीमा पर उड़ते एक संदिग्ध पाकिस्तानी कबूतर को देखा। जैसे तैसे उन्होंने इसे काबू किया। कबूतर को पकड़ने के बाद पाया कि उसके पंख पीले रंग से रंगे हुए और पंजे में एक छल्ला पड़ा है जिस पर यह नंबर लिखा हुआ है दोस्तों। ऐसे में बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा मंसूबा दोस्तों पाकिस्तान का फिर से एक बार हमारे बीएसएफ ने नाकामयाब कर दिया है दोस्तों। ऐसे में बीएसएफ के इस महान कार्य के लिए दोस्तों उनको थैंक यू जरूर कह दीजिएगा आप लोग। चलते अगली खबर की तरफ, जहां इमरान खान ने कहा देश विदेशों में रची जा रही है मुझे मारने की बहुत बड़ी साजिश, साधा सरकार पर भी निशाना। जी हाँ दोस्तों, और कहा कि अगर मैं मारा गया तो इंसाफ जरूर दिलाना। इमरान खान ने हाथ उठाकर आवाम से की गुजारिश। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अपनी जान का खतरा सता रहा है दोस्तों, और यही कारण है कि वो अपनी हर रैली में आवाम से खुद के लिए इंसाफ की गुजारिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ पार्टी यानी कि पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने फैसलाबाद की रैली में फिर से दोहराया कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि अगर मैं मारा जाता हूं तो मैंने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके रखा हुआ है जिसे जारी किया जाएगा। इमरान ने अपने समर्थकों से गुजारिश करते हुए कहा कि अगर मुझे कुछ होता है तो मुझे और मेरे देश को इंसाफ जरूर दिलाना। इससे पहले इमरान खान ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इशारे पर उनके चरित्र हनन की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया गया था दोस्तों कि इमरान खान के कई आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किए जा रहे हैं। इमरान खान ने फैसलाबाद में एक
विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है क्योंकि मैं पाकिस्तान के इतिहास को जानता हूं। यह हमें बताता है कि हमारी न्याय प्रणाली शक्तिशाली अपराधियों को नहीं पकड़ सकती, इसलिए मैं इसे लोगों पर छोड़ता हूं। अगर मुझे कुछ होता है तो आप लोगों को, देश को और मुझे न्याय दिलाना होगा। उन्होंने हाथ उठाकर भीड़ से पूछा कि क्या आप लोग ऐसा करेंगे। इस पर समर्थकों ने भी जोर से कहा कि हाँ जी हाँ। दोस्तों आपको बता दें, दरअसल इमरान खान ने दावा किया कि उनकी हत्या की साजिश पाकिस्तान और विदेशों में रची जा रही है। रैली में इमरान खान ने यह तक कहा कि मेरी जान लेने की साजिश चल रही है और मुझे इस साजिश की पूरी जानकारी कुछ दिन पहले ही मिली थी। मेरे खिलाफ देश विदेश में बंद कमरों में साजिश रची जा रही है। मैंने इस साजिश के बारे में एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रूस के खिलाफ युद्ध जीत सकती है यूक्रेन की सेना। नाटो चीफ का बहुत बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बोले तो नाटो के चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने दावा किया कि रशिया से यूक्रेन जंग जीत सकता है। स्टोल्टेनबर्ग ने बर्लिन में एक बैठक के दौरान नाटो देशों से यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन इस युद्ध को जीत सकता है। यूक्रेनियन बहादुरी से अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें यूक्रेन को अपना समर्थन देना जारी रखना चाहिए। स्टोल्टेनबर्ग ने बर्लिन में नाटो देशों के विदेश मंत्रियों के बैठक में यह बात कही। दोस्तों उन्होंने कहा कि जिस योजना के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था उस तरह से युद्ध जारी नहीं है। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में विफल रहा। रूसी सैनिक खार्किव से पीछे हट रहे हैं और डोनबास में उनका आक्रमण रुक गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको अगली खबर बता दो इसी से जुड़ी, जहां व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट करने की हो रही है बहुत बड़ी तैयारी। यूक्रेनी मेजर जनरल का सनसनीखेज दावा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के आर्मी इंटेलिजेंस के जनरल ने दावा किया है कि रूस में व्लादिमीर पुतिन के तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। यूक्रेन के प्रमुख मेजर जनरल कायरलो बुडानोवन ने भी यह दावा किया है कि अगस्त तक रशिया यूक्रेन युद्ध में निर्णायक मोड़ आएगा और नवंबर तक रूसी सेना यूक्रेन से पराजित होकर लौटेगी। स्काई न्यूज से बात करते हुए कायरलो बुडानोवो ने कहा कि यूक्रेन में रूस की सेना के हारते ही पुतिन को राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक रूसी संघ में नेतृत्व परिवर्तन होना तय है। ये पूछे जाने पर कि क्या रशिया में तख्तापलट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि रूस में पुतिन हटाने की रणनीति पर शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि पुतिन को हटाने की योजना काफी आगे बढ़ चुकी है और अब इसे रोकना संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेनी जनरल ने यह भी दावा किया है कि पुतिन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत कमजोर हो चुके हैं, उन्हें कैंसर है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जनरल कायरलो ने कहा कि अगस्त में इस युद्ध का ब्रेक इवन पॉइंट आएगा और दिसंबर आते आते युद्ध खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि युद्ध का परिणाम रूसी संघ में नेतृत्व परिवर्तन के तौर पर होगा। चलते हैं दोस्तों अगली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, जयशंकर ने बताया एक बहुत बड़ा वाक्य मोदी जी का। बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को लेकर काफी क्लियर है दोस्तों कि वो आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, खास तौर पर सीमा पार आतंकवाद को। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के इस दृढ़ संकल्प ने वर्ष 2014 से पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति को एक नया आकार दिया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें जयशंकर जी ने मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी जी के उन निर्देशों को याद किया है जब वो विदेश सचिव नियुक्त होने के बाद 2015 में सार्क यात्रा के लिए जा रहे थे। विदेश मंत्री ने किताब में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने मुझे बताया है कि उन्हें मेरे अनुभव और मेरे निर्णयों पर बहुत भरोसा है, लेकिन जब मैं इस्लामाबाद पहुंचूं तो एक बात मेरे दिमाग में होनी चाहिए, वो पहले के सभी प्रधानमंत्रियों से अलग है और वो ना तो आतंकवाद को कभी नजरअंदाज करेंगे और तथा ना ही कभी बर्दाश्त करेंगे और इस रुख को लेकर कभी शक नहीं होना चाहिए मोदी जी पर। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर जी ने यह भी लिखा है दोस्तों कि चीन के साथ सीमा विवाद से निपटने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी जरूरत थी उतना ही धैर्य दिखाया और इसमें यह संकल्प भी शामिल था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC को एक तरफा बदलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच का जिक्र करते हुए कहा कि चीन सीमा पर चुनौतीपूर्ण हालातों में बलों की तैनाती के वक्त भी नेतृत्व क्षमता और दृढ़ शक्ति समान रूप से दिखाई दी। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में मोदी जी के इन दृढ़ संकल्प का दोस्तों अगर आप भी सराहना करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है मोदी जी पर, कहना मत भूलिएगा दोस्तों। और मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर लश्कर इस्लाम
नाम की बड़ी धमकी, कहा घाटी छोड़ दे कश्मीरी पंडित या फिर मरने को हो जाए तैयार। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सरकारी सेवाओं में लगे कश्मीरी पंडित आतंकवादियों के लगातार निशाने पर है दोस्तों। पुलवामा के हवाले ट्रांजिट आवास में रह रहे कश्मीरी पंडित को लश्कर-ए-इस्लाम नाम के आतंकी संगठन ने धमकी दी है दोस्तों। आतंकवादियों की ओर से जारी किए गए एक पोस्टर में कहा गया है कि कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ दें या फिर मौत के लिए तैयार रहें। इस ट्रांजिट आवास में रहने वाले ज्यादातर कश्मीरी पंडित सरकारी नौकरी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पोस्टर में लिखा गया है कि सभी प्रवासी और आरएसएस एजेंट छोड़ दो या मौत का सामना करने के लिए तैयार रहो। ऐसे कश्मीर पंडित जो कश्मीर एक इजराइल चाहते हैं और कश्मीरी मुस्लिमों को मारना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अपनी सुरक्षा दोहरी या तिहरी कर लो, टारगेट किलिंग के लिए तैयार रहो, तुम मरोगे। ये पोस्टर हवाल ट्रांजिट आवास के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखा गया। जी हाँ दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे लश्कर-ए-इस्लाम का ये लेटर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी अपनी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने विश्व बैंक और एडीबी के साथ की बैठक, भारत ने भेजा 4 लाख मीट्रिक टन ईंधन। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के नवनियुक्त प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे ने रविवार को विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के प्रतिनिधियों के साथ देश में मौजूदा आर्थिक संकट पर चर्चा की। प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने इसकी जानकारी दी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा दवा, खाद और उर्वरक आपूर्ति के मुद्दों के समर्थन पर केंद्रित थी और इस बीच भारत ने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहे द्वीप राष्ट्र को 4 लाख मीट्रिक टन बुलेट एमटी ईंधन भेजा है दोस्तों। भारतीय उच्चायोग ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती देख जापान से ताइवान तक मचा दहशत, 100 लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान। जी हाँ दोस्तों, दुनिया को रशिया यूक्रेन युद्ध में उलझा देखकर चीन को अपनी चाल चलने का मौका मिल गया है दोस्तों। इन दिनों चीनी वायुसेना और नौसेना के लड़ाकू विमान युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर से लेकर पूर्वी चीन सागर तक आक्रामक गश्त कर रहे हैं। हाल ही में चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर लिया ओ निंग ने अपने एयरकॉर्प्स ग्रुप के साथ पूर्वी चीन सागर में 2 हफ्तों तक युद्धाभ्यास किया है। इस दौरान चीनी एयरक्राफ्ट कैरियरों से उड़े लड़ाकू और गश्ती विमानों ने ताइवान के नजदीक तक उड़ान भरी दोस्तों। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि उन्होंने ताइवान के पूर्व में जाने के लिए इस हफ्ते की शुरुआत में मियाको जल डमरू मध्य को पार किया है। हालांकि इस दौरान चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर के मूवमेंट पर जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेज ने कड़ी नजर बना कर रखी है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा को श्रद्धांजलि देने वैश्विक नेताओं का लगा तांता। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी पहुंचे। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहान के निधन के बाद कई देशों के शीर्ष नेताओं ने श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू यूएई के राष्ट्रपति के निधन पर भारत की ओर से शोक व्यक्त करने रविवार को अबू धाबी पहुंचे थे दोस्तों। कई वर्षों तक बीमारी से जूझने के बाद शुक्रवार को शेख खलीफा का निधन हो गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी रविवार को अबू धाबी पहुंचकर दिवंगत राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। मैक्रोन ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करके शेख खलीफा के निधन पर शोक जताया। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पेशावर में 2 सिख व्यापारियों को गोलियों से भूना, दोनों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 2 सिख व्यापारियों की अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जिस समय ये घटना हुई उस समय दोनों व्यापारी अपनी दुकान के अंदर बैठे हुए थे। ठीक इसी दौरान बाइक पर सवार 2 कातिलों ने दुकान के अंदर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद दोनों फरार हो गए। उधर दोनों व्यापारियों की मौत हो गई। जी हां दोस्तों, दरअसल ये घटना खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों व्यापारी वहां के बाड़ा बाजार नामक एक जगह पर अपनी दुकान चला रहे थे। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर जम्मू कश्मीर के शोपियां एनकाउंटर में नागरिक की हुई मौत, बगीचों में घुस गए आतंकी, तलाश हुई तेज। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी हुई है दोस्तों, जिसमें रविवार को एक नागरिक की मौत हो गई। शोआब अहमद गनी के रूप में पहचाने जाने वाला नागरिक उस वक्त घायल हो गया जब वो शोपिया जिले के तुर्कवा गांव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एक एनकाउंटर की चपेट में आ गया। उधर एनकाउंटर के दौरान आतंकी पास के बगीचों में घुसने में सफल रहे, जिसकी वजह से उन्हें पकड़ा नहीं जा सके। हालांकि तलाश अब भी जारी है।
है। जी हाँ दोस्तों, घटना के बारे में बताते हुए कश्मीरी पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर कहा कि कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने ये बहुत बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर फिनलैंड करेगा नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन, रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच सरकार का बहुत बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रही लड़ाई के बीच फिनलैंड की सरकार ने रविवार को बहुत बड़ा ऐलान किया। इस देश ने नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन करने का फैसला किया। इससे पहले यूरोप के दो देश फिनलैंड और स्वीडन सैन्य संगठन नाटो के सदस्य बनने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कहा था कि उनके देश को यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण से उत्पन्न खतरे के कारण बिना देरी नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहिए। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर रशिया यूक्रेन युद्ध ने कैसे दुनिया के सामने खड़ा कर दिया गेहूं का संकट, अब भारत पर सबकी नजर। जी हाँ दोस्तों, रोटी, ब्रेड, पास्ता, पिज्जा, बर्गर जैसे खाने की चीजें, कई चीजें गेहूं से बनती है। दोस्तों गेहूं दुनिया के लोगों की खाने की थाली में कोई ना कोई रूप में मौजूद रहता ही रहता है, लेकिन गेहूं की उपज दुनिया के हर हिस्से में नहीं होती है दोस्तों। इसलिए गेहूं की सप्लाई का बैलेंस कायम रखने के लिए इसका आयात निर्यात होता रहता है। लेकिन पिछले 2.5 महीनों से चल रहे रूस यूक्रेन की लड़ाई ने गेहूं के सप्लाई चेन को डगमगा दिया है। यूक्रेन और रशिया दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश हैं दोस्तों, और दोनों ही युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं। दोस्तों रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेन के बंदरगाहों की नाकेबंदी और घेराबंदी कर रखी है, लिहाजा यहाँ से कई हफ्तों से यूरोप को गेहूं की सप्लाई नहीं हो पा रही है। दोस्तों इससे विश्व बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ने लगी हैं। ऐसी परिस्थिति में गेहूं का एक और बहुत बड़ा उत्पादक देश भारत ने भी गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया है। इससे पहले से ही डामाडोल स्थिति की ओर भी चरमराने का अंदेशा पैदा हो गया है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर, संकट की इस घड़ी में दुनिया की नजर भारत के स्टोरेज पर है। दोस्तों दुनिया भर में फैलते जा रहे इस खाद्य संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र की संस्था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भारत से गेहूं खरीदने पर विचार कर रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार भारत से इस बारे में बात चल रही है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुख्य अर्थशास्त्री आरिफ हुसैन ने कहा कि भारत सरकार के इस बारे में बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020-21 में भारत में 109.59 मिलियन टन गेहूं की पैदावार हुई है। चलते हैं दोस्तों अगली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीकेयू दफ्तर पर 3.5 करोड़ रुपए बकाया, टिकैत और चौहान एक दूसरे पर फाड़ रहे हैं बिल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन में 2 फाड़ हो गया है दोस्तों। राकेश टिकैत वाले गुट से बीकेयू के कई नेता अलग हो गए हैं और अब भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक अलग संगठन बन गया है। इसके अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान बनाए गए हैं। इस सब बीच अभी भी झगड़ा थमा नहीं है। अब नया विवाद भारतीय किसान यूनियन के सरकारी दफ्तर को लेकर खड़ा हो सकता है। लखनऊ स्थित इस दफ्तर पर करीब 3.5 करोड़ के बिल बकाया है। अब इसका भुगतान कौन करेगा? लखनऊ के पुराने विधायक निवास ओसियार में ए ब्लॉक का फ्लैट नंबर 407 में भारतीय किसान यूनियन का कार्यालय है। लखनऊ में बीकेयू का अब तक पता यही रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें दोस्तों, जहां पर राकेश टिकैत भाकियू से बर्खास्त, नरेश टिकैत को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया गया। जी हाँ दोस्तों, नए कृषि कानून के खिलाफ सरकार से मोर्चा लेने वाले राकेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन से बर्खास्त कर दिया गया है, तो वहीं नरेश टिकैत को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। फतेहपुर के राजेश सिंह चौहान भारतीय किसान यूनियन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर रविवार को राजधानी लखनऊ स्थित गन्ना किसान संस्थान में भाकियू नेता की एक प्रमुख बैठक हुई, जिसमें टिकैत परिवार के खिलाफ किसानों में उभरी नाराजगी के बाद राकेश टिकैत को बर्खास्त कर दिया गया, तो वहीं नरेश टिकैत को भी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय पद से मुक्त कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनका एक्शन क्या सही मानते हैं आप लोग? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उद्धव ठाकरे पर फडणवीस ने साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री की रैली को लाफ्टर शो बता दिया। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को राज्य की महाविकास आघाड़ी बोले तो एमवीएस सरकार की तुलना बाबरी मस्जिद से करने की कोशिश की और कहा कि वो तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से हटा नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, साथ ही वो
असदुद्दीन ओवैसी पर भी गरजे दोस्तों। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की पहचान पर कुत्ता भी, पूरी बात बता दे, जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी औरंगजेब को उनकी कब्र पर श्रद्धांजलि देते हैं, इस बात से शर्म आनी चाहिए। फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब की पहचान पर कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा ही साधा। चलता अगली खबर की ओर दोस्तों, जहां पर केंद्रीय मंत्री ने इशारों ही इशारों में मनसा किया अपना साफ। नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी के इस नेता को बताया बिहार का मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, बिहार के सियासी गलियारे में अक्सर ये सवाल उठते रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकल्प कौन होगा, कौन इस लायक है जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी के विधायकों की संख्या बढ़ी है, जिसके बाद से इस पर बयानबाजी होती रही है। तो वहीं शनिवार को कोइलवर में पुल उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी की भी जुबान फिसल गई दोस्तों। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोइलवर में बने सड़क पुल का उद्घाटन किया और इस दौरान अपने संबोधन भाषण के दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह तार किशोर प्रसाद का नाम लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये गलती से हुई गलती थी या जानबूझकर बिहार में होने वाले सियासी बदलाव के संकेत थे, ये तो वक्त और समय ही बताएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई और बहनों को लगता है कि बिहार में दोस्तों बीजेपी के खुद का सीएम होना चाहिए? कितने भाई बहन मानते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। बढ़ते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां दिल्ली में जल्द होगी बारिश। आखिर उत्तर प्रदेश, बिहार समेत अन्य जगहों पर कैसा रहेगा मौसम, हम आपको बताते हैं दोस्तों। राजधानी दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों में तेज धूप और भीषण गर्मी से लोग परेशान है। ऐसे में केवल बारिश ही गर्मी से राहत दिला सकती है दोस्तों। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में जल्द बादल मेहरबान होने वाले हैं। हालांकि अभी कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली है। लू और गर्मी का कहर कुछ दिन और जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।